So, Jai Hind everyone. Welcome back to the Patriotic IS. We have near about 12 topic for discussion. One by one, we will discuss. The first topic that we are going to discuss is the center ask states to ensure क्योर कम्युनिटी. एक दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, व्हाट आर द क्योर कम्युनिटी. जो LGBT कम्युनिटी था, ट्रांसजेंडर एंड अदर कम्युनिटी, दे कम्स अंडर द क्योर कम्युनिटी. दे गेट्स इक्वल राइट्स इन द प्रीजन. अब देखिएगा कहीं पे भी जो LGBT कम्युनिटी होती है, डिस्कशन होता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. जैसे अगर वो वीमेंस हॉस्पिटल में भी देखिएगा, अगर वो वीमेंस वाले वार्ड में रखा जाता है तो वीमेंस को लगता है उनसे थोड़ा सा डर कि वो मेल टाइप के हैं, उनके वीमेंस को लगता है, तो वो उनसे थोड़ा सा नफरत की भावना से देखती हैं अगर वीमेंस वाली वार्ड में आ गए. और अगर मेल वाले वार्ड में उन्हें रख दिया जाता है तो मेल्स को लगता है वीमेंस हमारे वार्ड में आ गए, और वो उनसे एक्सप्लॉयटेशन का वो इश्यू होता है. यही हाल प्रिजन में भी है. प्रिजन में भी अब वीमेंस वाले वार्ड में रखें या मेल्स वाले वार्ड में रखें, अगर फीमेल वाले वार्ड में रखते हैं तो वहां पे लगता है कि कहीं ना कहीं जो वीमेन है वो उनको अच्छे नजर से नहीं देखती हैं. अगर मेल वाले वार्ड में रखा जाता है तो वहां पे जो मेल मेंबर्स होते हैं वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं. तो दीज आर द थिंग्स दैट इज द मेन इश्यू विद द दिस कम्युनिटी. After that, we will see that the report soon on the financial irregularity into the Periyar Tiger Conservation Foundation. So mainly we will discuss that the where this place is located and what are the major species. ठीक है, एक दिन और हम लोगों ने पेरियार टाइगर इसके ये जो टाइगर रिजर्व एंड यहाँ पे एलिफेंट दोनों पाए जाते हैं, एक दिन हमने डिस्कस किया था. Then we will discuss that the Bengaluru Mall faced the protest after the farmers धोती denied entry. जैसे एक फार्मर ने धोती पहना था और वो उस मॉल में सिनेमा हॉल था तो वहां जाने से रोक दिया. तो कहीं ना कहीं एथिक्स में हम यूज कर सकते हैं, या इससे लिखें तो हमारा अभी भी क्या माइंड सेट है उसमें हम ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि धोती पहने थे तो उनसे बोला कि पैंट जाके पहन के आइए वरना हम अंदर नहीं जाने देंगे. दिस इज द केस. देन वी विल स्टडी दैट द 9 crew of the 9 of 13 crew member of the capsized risk by the ओमान में एक टैंकर, ऑयल टैंकर था, वो फंस गया था. तो हमारा जो फ्रीजेट था, उस दिन पढ़े थे ना फ्रीजेट, स्टील्थ फ्रीजेट, तो उसने बचाया है. तो वी विल स्टडी अबाउट दिस एज वेल. देन वी विल स्टडी दैट द हाउ द सेम ईयर सेंस मर्मर्स एंड द विदस्टैंड द डिफेनिंग म्यूजिक. जो हमारा कान है, कोई धीरे से फुसफुसा के भी बात करता है तो हमको लगता है कि कुछ कुछ फुसफुसी सी बात हो रही है. और कभी कभी देखिएगा हम लोग अगर बार में भी जाते हैं या कभी बिजली भी कड़कती है तो हम उसको फेस कर लेते हैं. दोनों कंडीशन को ये ईयर होता है वो फेस कर लेता है. तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे. इट विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3 बेसिक साइंस. देन वी विल स्टडी दैट द कुड पाइथॉन्स बी प्रोटीन अल्टरनेटिव. तो अभी तक हमें लगता था कि नागा लोग ही सांप खाते हैं, लेकिन सांप जो पाइथॉन्स है, जो अजगर होता है, ऐसा माना जा रहा है कि वो जो चिकन है या जितने भी गोट हैं या एग हैं, उनका जो हम मीट नॉर्मल खाते हैं उसका अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि उसका टेस्ट भी सेम होता है और उसमें प्रोटीन भी उतनी ही मात्रा में होती है. तो हम देख रहे हैं कि पाइथॉन्स के क्या क्या प्रॉपर्टी है जो आने वाले फ्यूचर में हम यूज कर सकते हैं. ओके. देन वी विल सी दैट द अरेस्ट एंड लिबर्टी, ये किससे रिलेटेड है? ईडी का जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जिसका अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उससे रिलेटेड हम इसको देखेंगे. ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, इसको बस रिपीट करेंगे. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द चूजिंग द राइट ट्रैक फॉर द कट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. हम देखते हैं कि जो फार्मर्स का है सबसे बड़ा इशू है कि जो कटाई होती है, कल्टीवेशन, उसके बाद जो लॉस होता है उसको कैसे बचाया जाए. ना ही हमारे पास कोल्ड स्टोरेज है, ना ही ट्रांसपोर्टेशन है. तो ऐसे केस में व्हाट आर द मेन सोल्यूशन वी कैन अचीव. तो यहाँ पे बोला गया है कि ट्रेन हो सकता है अच्छा ऑप्शन, ट्रेन से हम ट्रांसपोर्टेशन कर दें. पहला ऑप्शन इन्होंने ये कहा है. फिर आगे की चीजें बोली है कि प्रोसेसिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज द कोल्ड स्टोरेज कुड बी द अदर पॉसिबिलिटी. सो इट विल बी पार्ट ऑफ द जीएस पेपर 3 होगा, ये 2 नहीं है 3, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर को भी पढ़ते हैं और वहाँ पे हम फूड प्रोसेसिंग भी पढ़ते हैं. मेनली एग्रीकल्चर का जब हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद जो उसका रोल होता है उसके बारे में वी विल स्टडी. देन वी विल स्टडी दैट इन द सोर्स ऑफ द जॉब. तो अभी हम देख रहे हैं कि जॉब, अभी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसमें जैसे हम लोग एक दिन डिस्कस कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से जॉब चला जाएगा या जॉब के लिए सहूलियत होगी. तो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन है. वी विल स्टडी जीएस पेपर 3 एम्प्लॉयमेंट. आफ्टर दैट वी विल स्टडी द प्रॉब्लम विद द सब कास्ट रिजर्वेशन.
अभी डिस्कशन होने लगा है कि जैसे क्रीमी लेयर होता है ऑलरेडी ओबीसी में, तो हम कह रहे हैं कि जो एससी एसटीज हैं वहां पे क्रीमी लेयर नहीं है, वहां पे कुछ कैटेगरी हैं जो सारे बेनिफिट ले जाते हैं। तो डिस्कशन ये चल रहा है कि सब कास्ट, कास्ट के अंदर भी कास्ट कर दिया जाए, जैसे एससीज है उनको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए ताकि जो बेनिफिट नहीं ले पा रहे उनको बेनिफिट मिल जाए। तो इस वाला आर्टिकल थोड़ा यूनिक है, यहाँ पे डिस्कशन ये चल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने कुछ और मुद्दे को उठा कर डिस्कस किया, देन वी विल सी दैट। तो यहाँ पे रिजर्वेशन का भी मुद्दा है और यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है उसका भी थोड़ा सा मुद्दा है। ओके, देन वी विल स्टडी दैट ऑन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीमेन। ऑलरेडी हमने देखा है कि हमारा जो रिजल्ट आया है लोकसभा का उसमें 13% के आसपास रिजर्वेशन है, लेकिन हमने यूके में देखा है वहां पे काफी अच्छा आया है, जो अभी उनका भी रिजल्ट आया है तो उनमें रिप्रेजेंटेशन नियर अबाउट 40% से एबव है। तो वी विल सी दैट द क्या डिफरेंस है, क्यों इंडिया में रिजर्वेशन की जरूरत है फॉर द वुमेन्स। ओके, इन द लास्ट वी विल सी दैट द व्हाट डज महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल स्टिपुलेट्स। महाराष्ट्र ने अभी बोला है कि नक्सलाइट को लेके कि इश्यू बहुत ही गंभीर है एंड वी शुड ब्रिंग द न्यू लॉ सो दैट वी कैन डील विद द नक्सलिज्म। ओके, सो दिस आर द टॉपिक दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट फ्रंट पेज से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पेज पे कर्नाटका हेल्थ जॉब बिल एमिड द इंडस्ट्री अप्रूवल। यहाँ पे कर्नाटका ने एक नया बिल लाया जिसमें लोकल लोगों को जो मैनेजमेंट तक का पोस्ट होगा उसमें बोला गया कि 50% रिजर्वेशन देने की बात कही है और नॉन मैनेजमेंट वाले पोस्ट में 70% का। तो आपको क्या लगता है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इससे फायदा है कि घाटा है, आपका क्या है? गिव योर व्यू। रिजर्वेशन जो लोकल लोगों को होता है, जैसे कि गोरखपुर में कोई इंडस्ट्री लगा रही है तो ये रूल सही है कि 50% जो मैनेजमेंट वाली हो यहाँ गोरखपुर के आसपास के लोगों को मिले और 70% जो नॉन मैनेजमेंट वाली है। ओवरऑल परसेंटेज छोड़ दें, रिजर्वेशन लोकल लोगों को देना चाहिए कि नहीं अगर इंडस्ट्री लगती है तो? हम्म 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 हम्म। मतलब आप कह रहे हैं देना चाहिए क्योंकि उनकी जमीन है, उनका लाइवलीहुड जा रहा है तो उनको जॉब मिल जाएगा, तो एक अल्टरनेटिव रहेगा। आपका? आपको भी है कि देना चाहिए? आपका? हाँ, क्वालिफिकेशन के हिसाब से देना चाहिए। क्वालिफिकेशन हो तो 50% रिजर्वेशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आपका मतलब है नहीं देना चाहिए। अच्छा, पहले आपने बोला था देना चाहिए। अच्छा, कहीं का भी हो। हम्म, क्या लॉजिक है इसके पीछे? हम्म। मतलब इनका व्यू है, इंडस्ट्री वाले लोगों का व्यू है कि हमें अगर रिजर्वेशन मिल जाएगा तो हम बच जाएंगे ना, हमारे पास ऐसे होगा कि कहीं से लेंगे, कहीं से उठा के टैलेंट लेके आएंगे। दूसरी चीज ये है कि कहीं से उठा के हम वेज भी बचा लेंगे। जैसे अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में मराठा जो है दे आर वेल, मतलब वेल ऑफ है, उनके पास सफिशिएंट पैसा है। तो ऐसे में इंडस्ट्री क्या करती है कि जो बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से आते हैं उनको सस्ते में भी काम कर लेते हैं तो उनको दे देते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री को एक तरीके से इंडस्ट्री हमेशा बेनिफिट देखता है, उसको ये नहीं इमोशन से कुछ नहीं लेना है, वो हमेशा कहीं पे भी। तो जैसे इनका है कि नहीं देने से ये होगा कि उनके पास पुल हो जाएगा, एक ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो ले सकते हैं, टैलेंट बेसिस पे ले सकते हैं, ये है। लेकिन इनका भी सही है कि लोकल्स जो लोगों का रिसोर्स आप ले रहे हैं तो लोकल्स को अगर जॉब नहीं मिलेगा तो वहां पे इंडस्ट्री होने का फायदा क्या? सिर्फ बेनिफिट के लिए थोड़ी आ पाएंगे। अगर मैक्सिमम आप ला के वहाँ के रिसोर्स के लिए कर रहे हैं, जैसे हम लोग ट्राइबल एरिया में देखे थे, ट्राइबल एरिया में आपने जंगल काट दी, माइनिंग कर लिया और लोगों को जॉब भी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में लोगों का, वहाँ का जो आदमी है उसको क्या फायदा है? जमीन उसका, उसका हवा उसका, जंगल उसके, नदी उसका। आप सिर्फ आए और वहाँ के रिसोर्स का यूज करके बेनिफिट लेके चले गए। तो यही ना, ये हुआ कि कुछ आदमी जो अमीर पे अमीर हो जाएगा, लेकिन लोकल्स जो है वहां पे थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये है, दोनों चीजें हैं। लेकिन अगर देना स्टार्ट कर दे सब कोई लोकल तो एक और काउंटर पॉइंट है, ऐसे तो बिहार वाले अपना कर देंगे, महाराष्ट्र अपना कर देगा, तो फिर जो इंटर स्टेट, जो इंडिया यूनिटी की बात हो रही है वो भी तो टूट जाएगी। सब स्टेट अगर बना ले तो फिर दूसरा जो मूवमेंट है वो बंद हो जाएगा। तो ये एक यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब कहाँ रह गया? तो काउंटर पॉइंट ये हो गया।
तो दोनों चीजें हैं, मतलब देने का भी फायदा है, रिजर्वेशन का भी फायदा है, और अगर ना दें तो उसके कुछ घाटे भी हैं और उसके भी फायदे हैं। तो आपको बैलेंस में आंसर लिखना है। तो यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, देखते हैं कि क्या होता है। इसको चैलेंज किया गया है। अब ये है कि ये पॉलिटिकल मूव था, पॉलिटिकली डिमांडेड था कि लोकल लोगों को दिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम जो है महाराष्ट्र हरियाणा में ये इशू है, पंजाब में, कि वर्कर्स वहां से आते हैं, यूपी बिहार और उड़ीसा झारखंड से, और वहाँ के लोग इतने अमीर हैं कि उनको 10,000 15,000 का जॉब चाहिए नहीं। अगर आप हरियाणा का फार्मर्स का देखिएगा तो वो आराम से लाखों में कमा लेते हैं, दे आर वेरी रिच। पंजाब का भी यही हाल है। तो वहां पे ये है कि कॉस्ट बढ़ जाता है, इंडस्ट्री में वो डिमांड ज्यादा करेंगे, और यूपी बिहार का है 15-20 हजार में भी जॉब करेंगे, तो उनके लिए इंडस्ट्री को फायदा हो जाती है। तो ये सब चीजें, ये है कि इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा अगर आप लोकल चीजों को बांध देंगे, तो जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आने वाला होगा उसमें भी दिक्कत होने लगेगी। तो ये सब इशू है। तो इसका ये है कि आप लोकल्स को स्किल कीजिए कि वो उस लायक बने कि इंडस्ट्री उनको हायर करे। लेकिन 50 एंड 70% का जो मुद्दा है ये काफी ज्यादा, इसको लेके मेनली डिस्कशन चल रहा है। दोनों प्रॉस एंड कॉन समझ में आ रहा है आपको? दोनों का बात लिखना है कि किसको क्या फायदा है, लोकल्स का क्या इश्यू है, इंडस्ट्री को क्या इश्यू है, ओवरऑल इंडिया की यूनिटी को क्या इश्यू है, इंडिया एज ए रिपब्लिक हमें कैसा स्टैंड लेना है। तो यू शुड नो एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि वकारिश और द डिवाटीज ऑफ द लॉर्ड विठल। तो ये जब 13 सेंचुरी के आसपास सेंट मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय के एक सेंट थे एंड हिज नेम वाज, कई सेंट यहाँ से एसोसिएटेड है, ज्ञानेश्वर शायद नाम था, ज्ञानेश्वर यहाँ है, ज्ञानेश्वर मेन थे, उनके अंडर में यहाँ पे ड्यूटीज जाते थे, एंड उन्हीं को याद करके कोमोमोरेट करके आज भी ड्यूटी जाते हैं। और यहाँ पे जो विठल टेम्पल है उसके चारों तरफ एकादशी के दिन वो लोग रिवॉल्व करते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ। तो ये आषाढ़ी एकादशी के दिन होता है। ये मेनली उस समय जब संत क्या कौन सा मूवमेंट चल रहा था इंडिया में, कौन सा मूवमेंट चल रहा था, संत मूवमेंट चल रहा था ना। तो उस समय के ये लोग मेन वहां के जितने भी हैं संत हैं फेमस, वो लोग लीड कर रहे थे। ओके, विठल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं जो कृष्ण के एक इनकारनेशन को, ठीक है ना, कृष्ण से रिलेटेड है। यहाँ पे एक और ही चीज याद रखिएगा, किस सिटी से ये एसोसिएटेड है, पुंदरपुर, कहीं लिखा होगा इसमें, पुंदरपुर से रिलेटेड ये है, पंढरपुर इन द सोलापुर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सेंटर आस्क स्टेट टू इंश्योर दैट द क्वेयर कम्युनिटी गेट्स इक्वल राइट इन द प्रिजन। तो एक दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेयर में मेन मेन कौन आते हैं, जितने भी एक सेक्स आइडेंटिफिकेशन जो मेल एंड फीमेल से अलग अपने आप को रखते हैं, दे कम्स अंडर द क्वेयर कम्युनिटी। और यहाँ पे एलजीबीटी, और इनके साथ दिक्कत ये है कि इनका घर से भी एक्सेप्टेंस नहीं होता है सबसे ज्यादा। जैसे आप कास्ट में देखिएगा, कास्ट में घर पे लोग एक्सेप्ट करते हैं, एक कम्युनिटी पूरी उनकी एक्सेप्ट करती है, लेकिन जो ये कम्युनिटी है एलजीबीटी, इनके घर से भी बहुत ज्यादा, मतलब वो लोग खुद इनको समझते हैं कि मेरा नाम खराब कर दिया अगर ऐसे कोई केस आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी यहाँ आ जाती है। इनको वीमेंस से भी घृणा होती है, मतलब वीमेंस इनसे घृणा करते हैं कि अरे ये मेल टाइप के हैं, और मेल मैक्सिमम इनका एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं ना कहीं आप इंश्योर कीजिए कि इनको भी एक अलग तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से रखा जाए। और दूसरी चीज है कि जैसे वीमेंस के लिए अलग, आप जैसे कोई मिलने आया वीमेन से जेल में, तो आप सेपरेट एक इंक्लोजर देते हैं जहाँ पे वो आराम से जाके बात कर सके, तो वैसे इनके लिए भी आप एक इंक्लोजर दीजिए और प्रॉपर रूप से इनका भी प्राइवेसी का जो इशू है उसको रिजॉल्व कीजिए। तो ये आप जब भी वल्नरेबल कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ये सब पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। पेपर में जो होता है कि अगर ये मेंस स्पेसिफिक है, यहाँ से सिर्फ आप एक पॉइंट ले रहे हैं कि कभी वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हाल ही में इन्होंने ये बोला है। और यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछी है, जैसे एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ 2017 में पूछा था।
आगे दिखाता हूँ, अभी जब SC ST का डिस्कशन हो जाएगा उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है जो मुहर्रम था, कल हम लोगों ने उस दिन हॉलीडे भी मनाया है, प्रोसेशन इन द चार मीनार इन हैदराबाद, ओके। मार्टीरडम ऑफ द हजरत इमाम हुसैन, ग्रैंडसन ऑफ द प्रोफेट। तो मुहर्रम के बारे में कुछ पता है? कुछ? सिया सुन्नी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिया एंड सुन्नी? यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि जब प्रॉफिट मोहम्मद का डेथ हो गया तो उसके बाद ये हुआ कि इनका सक्सेसर चुनना था कि कौन उनको रिप्रेजेंट करते हो गया ना, जैसे कि एक मेन हो गया राजा, राजा के बाद डेथ होती है तो होता है ना सक्सेसर कौन रहेगा। तो उनके बाद ये था कि सक्सेसर कौन लेगा कि इस्लाम को बढ़ाने के लिए। अब उसमें दो ग्रुप बट गया। एक ग्रुप बोला कि इसके लिए इलेक्शन कराया जाए। जब वहां पे प्रॉफिट मोहम्मद थे तो 5-6 लोगों का एक ग्रुप कमेटी बना के रखा था, वो लोग राय देते थे। तो एक ने बोला कि इन ग्रुप से पूछा जाए, ये इलेक्टेड ग्रुप है, ये इलेक्ट करके बता देगा कि ये होंगे। तो उन्होंने कहा कि वो जो इलेक्टेड ग्रुप के पक्ष में थे, और दूसरा ग्रुप ऐसा था जो बोल रहा था जो उनके खानदान से हैं, जो उनके ब्रदर इन लॉ है, सन इन लॉ है, उनमें से किसी को ले लिया जाए उनके साथ। जैसे जब प्रॉफिट मोहम्मद स्टार्ट कर रहे थे ये सब, पहले तो ईसाई वो इस्लाम रिलीजन नहीं था, उन्होंने ही बनाया। उसके पहले अरब में सब ट्राइबल होते थे, जैसे खुद जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो कुरैशी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो दो पक्ष, एक पक्ष इलेक्शन के पक्ष में था, एक पक्ष था कि जो इन्हीं के खानदान से लीनिएज रहेगा वो होगा। तो जो इलेक्शन के पक्ष में थे उनको वो सुन्नी हुए, और जो लीनिएज के पक्ष में थे कि उन्हीं का ब्लड कुछ होना चाहिए, ब्लड ग्रुप होना चाहिए, खानदान का होना चाहिए, इनहेरिटेंस होना चाहिए, तो वो सिया कहलाए, ठीक है। आप देखिएगा दोनों का सेम ही है, प्रॉफिट मोहम्मद को दोनों लोग मानते हैं, लड़ाई सिर्फ ये था सक्सेसर का। बाद में देखिएगा कि तीन, उसके बाद पहला खिलाफत स्टार्ट होता है। खलीफत जो खलीफत मूवमेंट आपने भी सुना होगा। खलीफा, खलीफा का मतलब इस्लाम का जो साम्राज्य है उसको एक अंडर में बांधने के लिए खलीफा सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो जो पहला खलीफा स्टार्ट हुआ था वो इनके जो इलेक्शन वाले थे सिया के नाम पे। आप देखिएगा तीन के बाद, तीन कैलिफेट के बाद चौथे फिर इनके सन इन लॉ ही हो जाते हैं, सन इन लॉ आ जाते हैं चौथा। तो चौथा में कॉमन हो गए। क्लियरिटी आ रही है? ऐसा नहीं है कि अलग अलग बटे, लेकिन अभी भी ये होता है कि अभी भी जो पहला कैलिफत को सिया एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो इलेक्टेड थे, और जो सुन्नी है वो इनको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। उनमें कैलिफत हुआ, फर्स्ट खलीफा, एंड इनमें जो हुआ इमाम हुआ। इमाम आज भी उनको, जैसे ये जो ये मनाया जाता है मुहर्रम, मुहर्रम ये है कि जो उनके तीसरे इमाम थे वो जो सिया वाले सक्सेसर थे उनमें लड़ाई हुई और इनको उन्होंने मार दिया, मतलब युद्ध में। तो ये माना जाता है कि जो हुसैन थे, इमाम हुसैन जो तीसरे इमाम थे, इन्होंने अपना बलिदान दिया, ओके। इनके बलिदानी में किया जाता है। बाद में देखिएगा कि मार के वो जो उम्मैद, एक उम्मैद वो था एम्पायर, खलीफत, वो कंटिन्यू किया। तो कहीं ना कहीं सिया ने कंटिन्यू किया। तो अभी भी ये मतभेद रहता है। इस दिन को सिया है वो क्या बनाते हैं, मौन करते हैं, मतलब वो एक इस दिन क्या वो कहते हैं इसको, मॉर्निंग को शोक मनाते हैं। लेकिन सुन्नी में थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, वो इस दिन को मौन नहीं करते, वो तो थोड़े बहुत खुशी भी मनाते हैं। इस दिन उनका मानना है कि किसी को इस दिन, जो पैगंबर मोहम्मद के किसी को इस दिन सॉल्वेशन मिल गया था। लेकिन हुसैन जो उनके लीनियस थे, सन इन लॉ थे, इनका डेथ हुआ था, तो ये सिया कम्युनिटी से थे, सिया इनके फॉलोअर हैं। तो वो लोग 10 दिन तक मौन करते हैं क्योंकि लड़ाई चली थी 10 दिन तक। क्योंकि वो लोग जो यूफ्रेट रिवर है सऊदी अरेबिया में, उसके किनारे कैंपिंग हुई थी, पानी देने से मना कर दिया था। नहीं, युद्ध पहले होता था कि रिसोर्स देने से मना कर दे, ठीक है। अब यू कैन टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, आप पानी ले लीजिए। अच्छा, कुछ आप मुंह धो के आ जाइए या तो। अच्छा अच्छा अच्छा, देखने में दिक्कत हो रही है। एक बार आप दिखाइए डॉक्टर से, या तो आप पीछे बैठ जाइए, इसकी डायरेक्ट जा रही होगी। हाँ, अच्छा मैं जूम करता हूँ इसको थोड़ा सा। हाँ हाँ, एक एंटी ग्लेयर आता है तो यू शुड यूज एंटी ग्लेयर। हाँ 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 हाँ
हाँ, एंटी ग्लेयर से तो वो उसको कर देगा मिनिमाइज। ठीक। हाँ हाँ, तो एंटी ग्लेयर एक होता है, आप मांगेगा तो वो रेज को। समझ में आ रहा है ना ये डिफरेंस या सुन्नी में, और क्यों ये मनाया जाता है। ये भी माना जाता है कि जो इस्लाम का मंथ जो ईयर शुरू होता है, वो पहला मंथ और पहला 10 दिन ये इससे शुरू होता है, और इसी नाम से मुहर्रम के नाम से इसको जानते भी हैं। ठीक है, ये डेट आगे पीछे होता है क्योंकि जो इस्लाम का कैलेंडर है वो लूनार रोटेशन पे है। जो हमारा जो मून है वो रोटेट करता है, तो वो 28 दिन में ही कर जाता है। लेकिन ओवरऑल जो ओरिजिनल पोजीशन पृथ्वी का चेंज होता है एज पर द सोलर, वो 30 डेज के आसपास होता है। तो थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन का हर मंथ में जो डिफरेंस आता है, तो ये डेट आगे पीछे हो जाता है। जहां पे भी देखिएगा जो लोग लूनार को मानते हैं, लूनार कैलेंडर को, तो उनमें डेट आगे पीछे रहता है। और जो भी ये सोलर वाले को मानते हैं, उनका डेट बहुत करीब करीब रहता है, उनमें रिपीटेशन होगा। अगर उनका फेस्टिवल अगर 4 को होगा तो 4 को वो हमेशा आएगा। हाँ, तो उन लोगों का हमेशा एग्जैक्ट डेट रहता है, उनमें नहीं बदलता है। लेकिन हिंदुइज्म, इस्लाम, ये लोगों का लूनार कैलेंडर है, तो इनमें आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि 2 3 दिन का जो डिफरेंस होता है उसी से 12 दिन का डिफरेंस आ जाता है। ओके, समझ में आ गया सिया सुन्नी का डिफरेंस। थोड़ा सा वो कम लोगों को क्लियर होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस। सिंपल सा है कि एक कह रहे थे कि इलेक्शन से होगा, और वो भी जो इलेक्ट हुए थे सिया में भी, वो भी जो पैगंबर मोहम्मद के फादर इन लॉ ही हुए थे। जो उनकी एक वाइफ थी, आयशा नाम था, उनके फादर अबू बकर थे, उनको बनाया गया था। लेकिन वो एकदम ब्लड नहीं थे, जैसे इनमें तो इनके ब्लड रिलेशन था। तो कहीं ना कहीं इनकी जो बेटी के बेटे थे उनकी बात हो रही थी कि दैट शुड बी द नेक्स्ट सक्सेशन। ओके, तो यही कैलाफत भी यही स्टार्ट होता है तभी से। नहीं बोलते हैं कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें खिलाफत मूवमेंट पढ़ेंगे, तो वो उसी से रिलेटेड है कि तभी से कैलिफत स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द रिपोर्ट सून ऑन द फाइनेंशियल इरेगुलरिटी इनटू द पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। तो मेनली हम यहाँ पे देखेंगे कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में है। केरला में है। एक बार मैप आप लोग निकाल लीजिए, एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। पेरियार यहाँ दिख रहा है, ये पेरियार ये है। ठीक है, केरला में है। हियर इट विल बी द बॉर्डरिंग विद द तमिलनाडु। ठीक है, ये वाला एरिया आएगा यहाँ पे, नीलगिरी पे ही है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पेरियार। ठीक है, यहाँ पे 2 रिवर इसको क्रॉस करती है। दोनों रिवर का एक दिन डिस्कस भी किया था, क्या नाम था, पंबा रिवर। दोनों यहाँ पे लोकेट भी कर लीजिए, यहाँ पे है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप लोग मैप देखिएगा तो हिल्स उल्स बहुत ध्यान से देखिएगा। एक कार्डेमम हिल्स दिख रहा है, सबसे लास्ट है वेस्टर्न घाट का कार्डेमम हिल्स, और उसके और इसके बीच में अन्नामलाई हिल्स है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा पीक है कौन सा है, अन्नामुडी। अन्नामुडी कहाँ पे है लोकेटेड, ये है सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट, अन्नामुडी। ठीक है, दूसरी चीज आप याद रखिएगा कि इधर वेस्टर्न, ये वेस्टर्न हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया। ठीक है, इनके बीच का जो गैप है यहाँ पे डिफरेंट घाट्स होते हैं, तो पाल घाट्स यहाँ पे लोकेटेड है कैम्बटूर के पास। धीरे धीरे मैप देखते देखते याद हो जाएगा। ये दूसरा इस सेम वेस्टर्न घाट का जो लिंकेज है नीलगिरी हिल्स वाली, ये स्टार्ट हो रही है, ये गुजरात तक जाती है, गुजरात को टच करता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न घाट गुजरात में ही भी जाता है। एक ईयर में यूपीएससी में पूछा कि कितने स्टेट से होके वेस्टर्न घाट जाता है, तो कई लोगों को लग रहा था गुजरात नहीं है, गुजरात को भी टच करता है, तो 6 स्टेट्स था उसका आंसर। ओके, यहाँ देखिएगा कि ये जो पलनी हिल्स है, ये ईस्टर्न घाट में है कि वेस्टर्न घाट में है, क्या लग रहा है। ये वाला एरिया वेस्टर्न घाट होता है, ईस्टर्न घाट होता है, ये वेस्टर्न घाट। ये ज्वाइंट पे है, लेकिन ये वेस्टर्न में भी आता है, जो उसका दूसरा वाला पहाड़ के दूसरा एक होता है ना झुकाव वाला एरिया, उसमें ये पलनी हिल्स है, एंड ये वरुसनाद हिल्स इसमें आएगा। लेकिन ये वाली हिल्स जो है सिरुमलई हिल्स, ये आएगा
ईस्टर्न घाट में। चीजें क्लियर हो रही, देखते देखते याद आएगी। कई बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा है कि ये हिल्स ईस्टर्न में आता है कि वेस्टर्न में आता है, ये देखते देखते याद होता है। एक ईयर में ये भी पूछा है प्रीलिम्स में कि सबसे लास्ट जो पार्ट है वो कौन सा है, तो इसमें चारों का ये ऑप्शन दे देगा और एक का उसमें कार्डेमम हिल्स है। कार्डेमम हिल्स मतलब यहाँ पे इलायची सबसे ज्यादा, इलायची का खेती सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। ओके, इसीलिए इसका नाम ही है कार्डेमम हिल्स। ओके, कार्डेमम का मतलब ही होता है इलायची। ठीक है, यहाँ पे टाइगर्स एंड एलिफेंट दोनों ही मिलेंगे, और भी काफी है। तो एक बार आप लोगों का होमवर्क है कि जितना भी यहाँ पे नोटेबल फ्लोरा एंड फना है, एक बार जाके इनका पिक्चर्स आप लोग देखिएगा। जितना भी दिया गया है जब मैं अपलोड करूंगा तो सिर्फ आपको पिक्चर देखना है कि कैसे होते हैं, किस तरीके के दिखते हैं, और वहां से आप अपने नोट्स में कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पिक्चर देखने से ना थोड़ी सी क्लियरिटी आने लगती है चीजों का। Second is that the Bengaluru Mall faced the protest after the farmers denied to the entry due to the धोती। उन्होंने धोती पहना था, देखिए का क्या जमाना आ गया, धोती पहनने के लिए जो हमारा ही अपना है। अभी हमको वो लग रहा है कि ये डिग्रेडेड है, जो पैंट बाहर से आया है उसकी हमें लग रहा है कि ये हमारा है। आर यू गेटिंग ना? जैसे एक तरीके से सोचे कि यहाँ पे कोई भी हिंदू नहीं था, कोई बाहरी आया और उसने अटैक करके सबको हिंदू बना दिया, और अब यहाँ पे हिंदू सोच रहे हैं कि हम असली हिंदू हैं, दूसरे को मार रहे हैं कि हिंदू से तुम दूसरे में को कन्वर्ट हो रहे हो। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नथिंग टू डू विद दैट। आप समझ रहे हैं, इस समय लोगों को ये नहीं लग रहा है कि धोती इज द आउटसाइडर। आप अब आगने वाली जनरेशन से पूछिए को तो उनको लगेगा सब पैंट टी शर्ट पहने। इसे हेजमनी कहते हैं। हेजमनी का मतलब कि इतना ज्यादा कंट्रोल हो जाए बिना मार पिटाई के, मतलब पहले कंट्रोल करे फिर आपके दिमाग में तक चीजें हो जाए कि उनका वाला आपका है। जैसे अमेरिकन हेजमनी ही तो है। आप सभी लोग जींस पैंट टी शर्ट पहन रहे हैं, हमें अगर धोती कुर्ता पहनना लगे तो हमें लगेगा कि ये हमारा नहीं है, डिस्पाइट दिस इज द ओरिजिनल। जैसे होता है ना कि इस लैंड पे हिंदुइज्म के पहले कुछ रहा होगा ना, जैसे कि ट्राइबल्स हैं, लेकिन अभी हमें महसूस होगा ट्राइबल्स आर नॉट द ओरिजिनल, हिंदूज आर द ओरिजिनल। आप थ्योरी पढ़ेंगे कि जब आर्यन इन्वेजन होता है उसके पहले यहाँ ट्राइबल थे, हिंदुइज्म का उसके बाद से स्टार्ट होता है। डिफरेंट थ्योरीज, मैं बस हिस्ट्री का एक चीज बता रहा हूँ। दिस इज जस्ट कि कैसे चीजें चेंज हो जाती हैं। कि आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, इससे में कभी भी फिलोसफिकल ऐसा लिखना हो तो ये एग्जाम्पल बहुत हैंडी रहता है। ये एग्जाम्पल कि बेंगलुरु के मॉल में धोती को लेके कर दिया, ऐसे एग्जाम्पल लिखने से ये होगा कि एग्जामिनर भी वो पढ़ा रहेगा। पेपर में है द हिंदू सब लोग पढ़ते हैं तो उसको भी क्लियरिटी रहेगी अच्छा कि आप कन्वे करना चाहते हैं। ओके, तो इसका एस्से में भी आप यूज कर सकते हैं, कभी आप एथिक्स में भी केस स्टडी लिख रहे हो वहां पे यूज कर सकते हैं, या जब सोसाइटी में कभी आप इक्वालिटी इन इक्वालिटी या क्या हमारा है क्या नहीं है कैसे कॉन्सेप्ट बदलता है उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इज इट क्लियर? 9 of 13 क्रू मेंबर कैप्साइज द टैंकर। ठीक है, तो यहां पे हमें मेन फोकस करना है कि आईएनएस तेग, आईएनएस तेग जो हमने स्टील्थ फ्रीगेट पढ़ा था ना उस दिन, स्टील्थ फ्रीगेट क्या उसकी खासियत थी, कल ही परसों पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। मतलब वो छुप के जाएगा, उससे डिटेक्ट करना मुश्किल है और उससे अटैक करना इजी होता है, तो इसका रिस्क ऑपरेशन में भी होता है। जो ये वाला आईएनएस तेग है वो तलवार क्लास का फ्रीगेट है। डिफरेंट क्लास का फ्रीगेट हम बनाते हैं, उसमें से तलवार क्लास का फ्रीगेट ये है। ओके, एंड यहाँ पे खासियत है जो और भी क्लास पीछे जो दूसरे कैटेगरी के फ्रीगेट हैं उसमें ये खासियत है, इसमें ब्रह्मोस मिसाइल को लगा के रखा है अटैक करने के लिए। ओके, और दूसरी चीज क्या है कि एक के यूज ऑफ AK-630 इंस्टेड ऑफ द कस्तान। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि जितना भी हम फ्रिगेट खरीद रहे हैं अभी तक खरीदे हैं सब रसा के साथ कोलैबोरेशन है, डायरेक्ट खरीदा है या अभी भी जो बनाने की बात कर रहे हैं वो रसन ही है। ठीक है ना? तो आपको तलवार क्लास की बात है तो वो फ्रिगेट से रिलेटेड है, इंडिया के पास ऑलरेडी इसमें इंडक्शन हो चुका है, 6 पहले ही है, 4 की और बात हो रही है, रसा से हम लोग खरीद रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज में ये दिखाया है कि 10 डॉग्स इन द पेरिस टू गार्ड ओलंपिक। तो यहाँ पे हमें ये सब चीजें से ज्यादा हमें ये याद रखना है, पीसीएस में पूछ सकता है कि इस बार तो पेरिस में हो रहा है, पूछ देगा पिछला वाला कहाँ हुआ था और नेक्स्ट कहाँ होने वाला था। पिछला कहाँ हुआ था? टोक्यो में।
एंड नेक्स्ट वाला लॉस लॉस एंजलस में होने वाला है। तो तीनों का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। विंटर वाला ओलंपिक्स भी पूछ सकता है, तो ये बीजिंग में हुआ था पिछला, अभी ये इटली में होने वाला है, और नेक्स्ट वाले का भी जगह का फिक्स नहीं हुआ। ओके, तो दीज आर द अपडेट्स विद रिस्पेक्ट टू द पीसीएस एग्जामिनेशन। इंडिया में भी डिमांड हो रहा है कि इंडिया का भी मोदी जी ने अपना कहा है कि हम करा सकते हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है फाइनलाइज। स्टेट्स कैन नॉट टिंकर विद द शेड्यूल कास्ट लिस्ट। अब होता होगा ना, शेड्यूल कास्ट का कौन बनाता है, तो इसमें आर्टिकल 341 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन किया है कि पहले प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन निकालेंगे और उसके बाद पार्लियामेंट है उस पर लॉ बना के किसी भी कास्ट को उस स्टेट्स में वो एससी कैटेगरी में रख सकता है। ठीक है, तो बिहार में हमने देखा है, बिहार ने अभी जब कास्ट सेंसस कराया था उसी टाइम पे इन्होंने कुछ कास्ट को क्या किया था, एससी में डाल दिया था, जो अति पिछड़े में थे, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के को इन्होंने सुप्रीम इसमें डाल दिया था। तंती तंतवा कास्ट थी है बिहार में। ठीक है, तो इस पे ये पिटीशन गया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई जब आपके पास पावर ही नहीं है तो आपने कैसे हटा के इसमें से उसमें कर दिया। तो एक बार आर्टिकल 341 एक बार देख लेते हैं। 341 यहाँ पे साफ साफ है, दिस इज फॉर द शेड्यूल कास्ट। यहाँ पे कह रहा है कि प्रेसिडेंट पहले क्या करेंगे, पहले ये नोटिफाई करेंगे विद द कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, और उसके बाद जो हमारी पार्लियामेंट है वो लॉ बना के उसको स्पेसिफाई कर देगी कि दैट कास्ट विल बी अंडर द शेड्यूल कास्ट। क्लियरिटी है? ठीक है, ये एसटी कास्ट के लिए भी सेम यही प्रोसेस है, एससी एंड एसटी द सेम प्रोसेस। नेक्स्ट न्यूज है, हाउ द सेम ईयर्स, जो हमारा कान है वो एकदम धीरे से भी धीरे आवाज को भी सुन लेता है और बहुत तेज जो बिजली कड़कती है, या हम देखते हैं कि हम धीरे धीरे फुसफुसाहट को भी सुन लेते हैं, और जब बार वार में जाते हैं बहुत तेज म्यूजिक चलता है तो भी हम उसको सुन लेते हैं। तो इसका क्या रीजन है, क्या रीजन है? नॉर्मली ये देखा जाता है कि या तो आपका उस लेवल का हो, हार्ड चीज को सहने लायक हो, या तो सॉफ्ट चीज को सहने के लायक हो। जैसे कोई पेड़ है, अगर बहुत सॉफ्ट है तो आधी में वो उड़ जाएगा, लेकिन कोई ऐसा पेड़ है, जैसे कोई नॉर्मल पेड़ है लचीला बहुत है, तो नॉर्मल भी हवा चलेगी तो वो मुड़ेगा, आप पेड़ देखते होंगे, और आधी चलती है तो वो गायब हो जाता है। दूसरे तरीके का पेड़ होता है कि वो आधी में नहीं उखड़ेगा, लेकिन वो नॉर्मल जब हवा चलेगी तो उसमें थोड़ा टस से मस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि कान तो दोनों को सह ले रहा है ना, तो मेनली इसका दो चीजें हैं जो इसकी बनावट है, उसमें जो हेयर के जैसे बहुत ही मिलियंस में पार्ट्स होते हैं, और इसका जो पार्ट होता है इट इज नोन एज द स्टेरेसिलिया, स्टेरेसिलिया एंड कोक्लिया। ठीक है, ये दो पार्ट है जिनके कारण ये फ्लेक्सिबिलिटी ईयर में मिलता है। और इसने काफी कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो साउंड एनर्जी होता है सेंसरी पार्ट होता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, और ब्रेन से वो कनेक्टेड होते हैं तो वो ब्रेन तक उसको कन्वे करते हैं, तो ब्रेन उसको रिसीव करता है। तो बस इतना ही जानिए, बेसिक्स चीजें यहाँ तक दी हैं कि कैसे वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सिग्नल में चेंज कर देते हैं और फिर ब्रेन उसको कंसीव करता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है कि सांप खाया जा सकता है क्या, वो भी अजगर को। अजगर एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव होता है, तो अभी तक हमें लगता है कि बहुत ये दिक्कत की बात है, लेकिन कंबोडिया में इसको बहुत हाई लेवल पे यूज हो रहा है, प्रोटीन के रूप में खा रहे हैं। ओके, वहाँ पे जैसे यहाँ पे मछली पालन पशुपालन होता है ना, कि चिकन का पूरा फार्म होता है, पोल्ट्री फार्म, तो वहाँ पे वो पाइथन को पालने के लिए हजारों की संख्या में पाइथन पाल रहे हैं, और वो उसका यूज कर रहे हैं कि टू ईट एज द सब्सटीट्यूट ऑफ द प्रोटीन। सबसे अच्छी बात है कि हम लोग भी कर सकते हैं, बहुत फ्यूचर में ये कह रहे हैं कि इसी का यूज होने वाला है। सबसे अच्छी बात ये है कि जो पाइथन होता है वो कई दिनों तक उसको ना पानी दीजिए ना खाना दीजिए फिर भी जिंदा रहता है, एक बार खाएगा और बहुत से दिनों तक वो ऐसे ही। दूसरी चीज ये है कि नॉर्मल आप बकरी हो या आप मुर्गी हो पोल्ट्री हो, किसी को भी पालने में इनपुट बहुत ज्यादा होता है। मतलब वो खाएंगे 2 किलो घास तो उनका वजन सिर्फ
100 ग्राम बढ़ेगा। लेकिन पाइथन के साथ ये नहीं है, पाइथन में बहुत ज्यादा, जितना वो इनपुट है उससे उतना ही मतलब हाई प्रोडक्टिविटी में उनका ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं ये कम कंज्यूम करके होते हैं। दूसरी चीज जो इन्वायरमेंट है, जैसे आप बकरी पालते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए पेड़ पौधे पत्ते, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की जरूरत होगी, आप जाके उनको खिलाने के लिए करेंगे ना अलग से, तो उनकी नीड एक्स्ट्रा है। पानी भी देते हैं, जब आप पेड़ उगाते हैं तो पानी लगता है, तो ऑलरेडी वाटर का हमारे पास कमी है, तो ये सब चीजें कम हो जाएंगी। दूसरी चीज है कि चाइना एंड कंबोडिया में अभी तक पहला जो था वो जैसे बेल्ट टूल बनाने में, जो सुंदर सुंदर पर्स बनाने में इसका स्किन का होता था, लेकिन धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट अब कर रहे हैं कि इसका अब यूज जो होगा मीट के जैसे प्रोटीन कंजप्शन में होगा। तो ये सब खासियत है कि एक तो ये कई दिन तक सस्टेन कर सकता है, तो ऐसा कभी जैसे ड्रॉट टू पड़ता है तो झटका लग के हमारा एग्रीकल्चर पूरा का पूरा एक ही झटके में खत्म हो जाता है, लेकिन इनके साथ नहीं है। ड्रॉट किसी भी कंडीशन में ये सर्वाइव बहुत लंबे टाइम तक कर सकते हैं, और ये मैक्सिमम उस चीजों को खाते हैं जैसे कीट फतिंग फ्रॉग, ये हम लोगों ने देखा, तो इनमें कोई पेड़ पौधों की जरूरत भी नहीं है और ये कैन सर्वाइव फॉर द लॉन्ग, और इनका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। जैसे आप बकरी को ग्रो करने में 4-5 साल लग जाएगा उस गोट को, लेकिन इनके ग्रोथ काफी तेजी से होता है, बहुत तेजी से ये प्रोडक्ट देने के लिए होते हैं। और इनका जो प्रोटीन है, सबसे अच्छी बात है कि उसमें फैट नहीं है। जो फैट नॉर्मल हम लोग एग वो खाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन प्रोटीन के साथ फैटी पोर्शन भी होता है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें फैट नहीं है, तो दैट इज द वन पॉजिटिव थिंग। समझ में आ रही है ये चीजें? और वहां पे देखिए 4-4 हजार फॉर्म्स हैं, 4 हजार पैथॉन नहीं है, फॉर्म्स है, और उस फॉर्म में हजारों हजारों पैथॉन को ये लोग ग्रो कर रहे हैं। अभी तक इनका सिर्फ होता था कि फैशन इंडस्ट्री में होता था कि इनको बेल्ट बैग हैंड बैग से ये सब बनाने में, यूरोप में नहीं वो लोग है, तो डायरेक्ट इन्हीं की स्किन से बनाते थे। लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट ये चल रहा है कि इनका कहीं ना कहीं हम यूज प्रोटीन के भी रूप में कर सकते हैं। काफी लोग वहां पे कंज्यूम भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ आने वाले 10-15 सालों में देखिएगा, हो सकता है कि कॉमन हो जाए 15-20-25-30 सालों में। और सबसे अच्छी बात है कि एकदम चिकन के जैसा इनका पीस होता है, जो मीट का पीस होगा ना एकदम टेस्टी भी सेम होगा, ऐसा नहीं है कोई डिफरेंस अगर नहीं बताया जाए। अगर आपको इनका बना के मीट दे दिया जाए तो आपको नहीं लगेगा कि चिकन का है कि इनका है, सेम टेक्सचर, एवरीथिंग इज द सेम। ओके, तो दिस इज द थिंग। तो हम ही लोग सोचते थे है ना कि कैसे ये नागा वाले लोग खा जाते हैं, तो टेस्टी लगता है, खा जाते हैं, और इसमें कोई ऐसा नहीं है पॉइजन वेजन का कोई इश्यू नहीं होता। पाइथन में वैसे भी पॉइजन नहीं होता है, और पॉइजन भी होता है सांप में तो वो पर्टिकुलर जगह पे होता है, वो आइडेंटिफाई करके उसको वो लोग निकाल देते हैं, पूरे शरीर में नहीं होता है। पहले तो बैल को भी पालने में यही लगता है कि इतना बड़ा है मार देगा, हाथी भी पहले पालने में लगता था कि इतना बड़ा है सूर से उठा के फेंक देगा। इंसान कुछ भी कर सकता है, हो सकता है बच के। शेर को नहीं पाल लेते हम लोग, जू में होता है हमारे पास, इतना इंसान से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है, चार मिलके उसको वो कर लेंगे। हमारे पास इतने टूल्स है ना, मेन है इंसान सिर्फ हाथ का यूज थोड़ी करता है, इंसान टूल्स का यूज करता है। होगा जैसे सांप उप पकड़ने वाला कोबरा का नहीं होता है, लोग पकड़ के उससे के वो जो पॉइजन होता है वेनम, उसको निकाल के मेडिसिन में एंटीडॉट्स में यूज करते हैं। तो हो तो रहा है ये तो तमिलनाडु में बहुत फेमस है, कोई जगह है, अभी हाल ही में एक पिक्चर भी बना था किसी ट्राइब का, जो ट्राइब पकड़ती है सांप को, और वो कोबरा को ही पकड़ते हैं, एंटीडॉट्स बनाने के लिए यूज होता है। तो कुछ तरीका होएगा, टूल्स है, वी हैव लॉट ऑफ टूल्स। ऐसे भी पाइथन होते हैं, गांव में नहीं देखते हम लोग पकड़ के छोड़ आते हैं नदी के किनारे, पकड़ नहीं लेते हैं उसको, देखिए वो वहाँ बड़े भी होते हैं तो लोग एकदम रस्सी उस्सी से 5-6 लोग बांध के पकड़ लेते हैं, मैंने देखा है। तो पालने में अलग अलग इनक्लोजर लोग बना देंगे, अलग अलग इनक्लोजर, एक ही साथ सबको संभालेंगे थोड़ी, अलग अलग होगा, ऐसे होगा। अब है पाल रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है दैट इज द अरेस्ट एंड लिबर्टी। ऑलरेडी हमने पढ़ा ना, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो चेंज कर करके ईडी को इतना पावर दे दिया है कि वो जाके किसी को भी अरेस्ट कर रहे हैं, तो मिसयूज बहुत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप किसी को इसके अंडर में जा रहे हैं तो आप साफ साफ बताइए कि नेसेसिटी टू अरेस्ट, क्यों इतना जरूरी हो गया कि अरेस्ट करना जरूरी बन गया। होता है ना कि आप लॉ में किसी के ऊपर पहले केस लिखते हैं, केस चलता है, जजमेंट आता है, तब जेल में आता है। इस वाले में जो केस लिखा गया आप जाके तुरंत पकड़ के अरेस्ट कर दे रहे हैं, जेल भेज दे रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द नेसेसिटी टू अरेस्ट,
एंड इसका जो प्रूफ देना है पुलिस को वो एकदम कंक्लूडिंग होना चाहिए, एकदम प्रूफ होना चाहिए। जैसे पहले होता था ना कि 4-5 को पकड़ा है और उसी में ने एक ने बोल दिया कि केजरीवाल भी थे इसमें, ठीक है, अब उसने सिर्फ बोला केजरीवाल थे तो उसकी बात तो पे आपके पास ये नहीं ना प्रूफ कि उनके अकाउंट में गया है, तो अब एक कंक्लूसिव प्रूफ देना पड़ेगा। पहले अभी केजरीवाल को पकड़ा था तो क्या कह रहे थे कि एक जो दूसरा वाला था उसने बोला है, कई लोगों को पकड़े थे कि बोला था किसी जो पहले जिसको अरेस्ट किया था उसने बोला है, लेकिन प्रूफ तो ये नहीं हो पाया ना कि डायरेक्ट उनका नाम है। तो इसी पे बोले हैं कि जो एग्जामिनेशन होना चाहिए वो एकदम क्लियर कट में होना चाहिए, आपके पास जो प्रूफ होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। पहले लिखा था कि जो पुलिस गए हैं अगर उन्होंने को लगता है कि अरेस्ट करना जरूरी है, उनको लगता है, पहले ये नहीं था कि क्यों लगता है, इसका प्रूफ देना पड़ेगा ना कि इस अकाउंट में इनके पैसे गया है, कुछ अकाउंट लेके आए उसमें लगे कि इसके अकाउंट से गया, इन्होंने मांगा था, ये सब बिना प्रूफ के भी पहले सिर्फ इतना था, कहीं यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ उस पुलिस ऑफिसर को ये लग जाए कि उनको अरेस्ट करना चाहिए था, वो अरेस्ट कर लेते थे। ओके, सेक्शन 19 ऑफ PML speak that the officer being required to have reason to believe that the person is guilty of money laundering before the effecting the arrest, मतलब अरेस्ट करने के पहले, इफेक्टिंग का मतलब जाके पकड़ के ला रहे हैं, इफेक्ट में ला रहे हैं अरेस्ट को। ओके, यहाँ पे बोला है कि ऑफिसर्स टू द बोथ रिकॉर्ड रीजन फॉर द अरेस्ट एंड कन्वे ग्राउंड फॉर द अरेस्ट टू द एक्यूज, आपको उसका ग्राउंड भी एक्यूज को बताना था। तो पहले ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर था, लेकिन अब कॉन्क्लूसिव प्रूफ को दे के करना पड़ेगा। चीजें समझ में आ रही हैं? तो कभी PML पे क्वेश्चन आ गया तो ये सब चीजें आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चूज द राइट ट्रैक टू कट द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो इन्होंने दिया है कि जो हमारे एग्रीकल्चर का, ये दिक्कत नहीं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है कि प्रोडक्शन के बाद भी जो हो रहा है लॉस बहुत ज्यादा है। इन्होंने निकाला है कि 1,50,000 1,52,000 के आसपास हर साल लॉस होता है। आप समझ रहे हैं, 1,52,000 करोड़, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो बजट है उसका 2% तो आप ऐसे ही लॉस कर दे रहे हैं। 40 लाख करोड़ के आसपास का बजट बनता है हर साल, इधर भी इतना ही बन रहा है। अब जब 1.5 लाख करोड़ का किसान का लॉस होता है, आप लोग भी देखते होंगे कि गए सब्जी लेके, ठेला वाले गए घर, फिर वापस आए तो वो बिका नहीं तो वो सूख जाता है, फिर कोई खरीदता नहीं, तीसरे दिन वो सड़ के फेंकना ही पड़ता है। किसानों के साथ ये और ज्यादा होता है, अगर वो 3 दिन अपना सब्जी, खासकर पेरिसेबल जो प्रोडक्ट होता है जैसे फ्रूट हुआ, वेजिटेबल हुआ, मिल्क हुआ, आप देखिएगा कि जो लोग चिकन मीट बेचते हैं उनके घर हमेशा चिकन बनता है, वो चिकन शौक से नहीं खाते हैं, वो सधाने के लिए खाते हैं कि खराब हो जाएगा, होता है ना, एक मजबूरी में भी वो लोग खाते हैं। तो ये भी दिक्कत है, कई बार ऐसा हम फार्मर्स के भी वहां देखते हैं। तो ये दिक्कत है कि उनके पास स्टोरेज के लिए नहीं है। दूसरी चीज है कि ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन अगर करना भी चाहे, जैसे डिमांड मानिए इस समय कभी साउथ में नीड होती है तो वो चीजें प्रोड्यूस होती है नॉर्थ इंडिया में, और कभी नॉर्थ इंडिया में नीड होती है तो वो साउथ इंडिया में। क्लाइमेट थोड़ा सा है ना, धीरे धीरे साउथ से ठंडा ऊपर आता है फिर नीचे जाता है ना, हमारा मानसूनल क्लाइमेट, तो चीजें थोड़ी आगे पीछे होती है। मानसून पहले केरला में आता है, बाद में अपने वहां होता है। मैंगो पहले पकना वहां स्टार्ट हो जाता है, बाद में अपने वहां पकता है, ऑन द बेसिस ऑफ द रेनफॉल। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि जो यूपी का फार्मर्स है वो ले जाके तमिलनाडु में बेच सके। तो इससे क्या होता है कि लोकली उनको बेचना पड़ता है, सस्ते दाम में बेचना पड़ता है, क्योंकि जब इस सीजनल चीजों की दिक्कत यह है कि जब प्रोडक्शन का सीजन आएगा तो एकाएक बहुत ज्यादा आएगा तो रेट गिर के जमीन पे आ जाता है। टमाटर आप देखते होंगे कि 1-2 रुपए भी बिकता है जब टमाटर का सीजन आता है। वही टमाटर जब सीजन नहीं होता है तो 200 किलो भी आपने खरीदा होगा, कई बार 200-150 पहुंचता है। तो जब जरूरत होती है तो अगर हम कोल्ड स्टोरेज जो की बात कर रहे हैं तो वो हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारे पास आधा समस्या ये दूर हो जाए। दूसरी ट्रांसपोर्टेशन कि जब मानिए हमारे वहाँ ज्यादा हो रहा है तो उस समय तो तमिलनाडु में नीड हो रहा होगा ना, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट करवा दे। तो छोटे फार्मर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन काफी दिक्कत है। इन्होंने डिस्कस किया है कि जो हमारा मेन सबसे सस्ता और अच्छा है वो रेलवे है, लेकिन रेलवे से इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है मैक्सिमम यूज करता है रेलवे का, रेलवे स्पेशल ट्रेन भी चलाया था। लेकिन दिक्कत अपने वहां ये है कि जो फार्मर्स है वो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि 86% हमारे जो फार्मर्स है वो स्मॉल एंड मार्जिनल है। स्मॉल एंड मार्जिनल का मतलब उनका जो खेत है 1 हेक्टेयर से भी कम है, बहुत छोटे हैं,
ओके तो ऐसे में उनके पास इतना प्रोडक्शन नहीं होता है कि दे कैन यूज द एक पूरा बुकिंग कराएं, जैसे ऐसा व्यवस्था नहीं है कि पार्सल टाइप का भेज दें, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने डिस्कस किया है कि जो छोटे फार्म्स होने के कारण जो स्केल हाई होना चाहिए वो स्केल हाई नहीं है, उससे जो इनपुट कॉस्ट होता है हमेशा हाई होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक फार्मर्स गया और उसको ट्रैक्टर चाहिए और वो ट्रैक्टर उसका सिर्फ आधा मतलब 10 कट्ठा खेत है, आधा बीघा खेत है, तो ऐसे में ट्रैक्टर वाला क्या कहेगा, जहां पे गए भाड़े पे लेने वो कहेगा कि आप कितने एक दिन के लिए ले जाइएगा, कितना भी जोतिएगा आपको सिर्फ 500 देना पड़ेगा, होता है ना, उसका तो 2 ही घंटे में काम खत्म हो गया। तो उसको जो 200-150 में हो जाता अगर उसका बड़ा खेत होता उस हिसाब से तो वो एक दिन में तो पूरा 4-5 बीघा जोत लेता ना, लेकिन दे रहा है वो 500। जैसे आपने ये भी सिंपल देखा होगा, आप जाइएगा सब्जी की दुकान पे तो वो लोग बोलते हैं कि 50 रुपए किलो और 15 रुपए पाव, जब आप कम जाएंगे तो रेट बढ़ा देते हैं ना। सेम ऐसे किसानों के भी साथ होता है, किसान को चाहिए होता है कम, लेकिन वो कहेंगे कि हम खोल के नहीं बेचते, उन्हें चाहिए 50 ग्राम सीड्स, लेकिन उन्हें पैकेट ही लेना पड़ेगा। ट्रैक्टर की जरूरत उन्हें 2 घंटे की है, लेकिन उनको पूरे दिन का भाड़ा भाड़ा देना पड़ता है। तो ऐसे केस में लो एंड जो स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मिंग सिस्टम है, जो फार्मर्स का एक लार्ज नंबर है, उसके कारण हमारा जो स्केल है वो काफी कम हो जाता है, उनका जो कॉस्ट बेनिफिट है उस पर काफी निगेटिव इम्पैक्ट होता है। ओके दूसरी चीज इन्होंने ये भी डिस्कस किया है कि अगर रेलवे से हम जाए तो रेलवे में जो एमिशन होता है, एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर थिंग का, वो कम होता है क्योंकि रेलवे का पूरा ट्रैक है। ऐसे आप ट्रक से ले जाएंगे तो गोरखपुर में ही 10 जगह जाम लगा होगा, 10 जगह रुकना पड़ेगा, फिर आगे वाले शहर में रुकना पड़ेगा। ट्रेन के साथ होता है, अगर मालगाड़ी है तो उसको कंटिन्यूअसली अगर सिग्नल मिलता रहे तो डायरेक्टली वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में टाइम नहीं लगेगा और फास्टेस्ट भी मूवमेंट हो सकती है अगर। लेकिन रोड के साथ ये दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि इंडिया के जो फार्मर्स है 97% रोड का यूज करते हैं सिर्फ। आर यू गेटिंग ना, 97% दे आर यूजिंग फॉर द दिस, जितना भी पेरिसेबल है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बाय द रोड। और ऐसे में सड़ने के चांसेस मैक्सिमम हर एक जब ट्रांसशिप होती है, जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऐसे में 20% कम से कम उनका इस ट्रांसपोर्टेशन में ही सड़ जाता है। तो इन्होंने राय दिया है कि कुछ ऐसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि फार्म से रेलवे तक जाने के लिए व्यवस्था होना चाहिए कि ट्रक हो, और ट्रक से भी ज्यादा लोडिंग अनलोडिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रक से उतार के टोकरी टोकरी रख रहे हैं, ऐसा होना चाहिए कि बड़े बड़े कंटेनर होने चाहिए, या ट्रक जो ला रहे हैं वही ट्रक पूरा उस बोगी में चढ़ जाए और वो बोगी ट्रक वहां उतर जाए, तो हमें लोडिंग अनलोडिंग में भी टाइमिंग भी कम होगा और जो खर्चे होंगे वो भी कम होंगे। समझ में आ रहा है कि इतना मतलब जो फ्रेट, जो रेलवे फ्रेट, जो रेलगाड़ी होनी चाहिए वो इतना होना चाहिए कि ट्रक ही उस पर लोड हो जाए, या इतने बड़े बड़े कंटेनर होना चाहिए कि ट्रेन के ट्रक के पीछे का जो पूरा पोर्शन हो उतना बड़ा बॉक्स हो और पूरा बॉक्स इधर से उधर कर दें। तो इससे लोडिंग अनलोडिंग में भी जो स्पॉइलेज होता है, जो वेस्टेज होता है वो घटेगा। चीजें समझ में आ रही हैं ये सब चीजें। फिर इन्होंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो होगा वो लेस हो जाएगा, रोड में बहुत ज्यादा होता है, अगर केवल रेलवे का यूज करें तो दैट विल बी मच लेसर। इन्होंने एक रिसेंटली गवर्नमेंट ने किसान रेल चलाया था, इससे इम्पैक्ट भी बढ़ा था, खासकर जो महाराष्ट्र के नासिक एरिया के लोग, जो फार्मर्स जो अंगूर प्रोड्यूस करते हैं, उनका जो इनकम था वो काफी इनहेंस हुआ था। तो ऐसे जो किसान रेल टाइप का जो इन्होंने स्कीम चलाया है, या जो जो फैसिलिटी दिया है, दैट शुड बी इम्प्रूव सो दैट वी कैन इनहेंस द प्रोडक्टिविटी एंड जो फार्मर्स का ओवरऑल जो इनपुट कॉस्ट एंड जो ट्रांसपोर्टेशन एंड ओवरऑल कॉस्ट है उसमें जो डिफरेंस है वो कम हो सके, स्पॉइलेज बचे तो बेनिफिट ज्यादा होगा। चीजें समझ में आ रही है। दूसरी इन्होंने कहा कि जो फूड सिक्योरिटी है वो भी बढ़ेगी। जैसे है ना कि एक लैंड का लिमिट है कितने तक ही प्रोड्यूस होगा, उससे ज्यादा अगर प्रोडक्शन पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी नहीं होती है लैंड का, जो लैंड का फर्टिलिटी है वो कम होगा, डिग्रेड होगा, तो वो भी चीजें हम बचा सकते हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं। टोटल डिस्कशन इसी सब चीजों पे है। इन्होंने कहा कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो गवर्नमेंट के पास तो इतना पैसा है नहीं, तो उसके लिए हमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे जाना चाहिए ताकि दोनों मिला के उस चीजों को डेवलप कर सकें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी पैसे लगेंगे। कोल्ड स्टोरेज अलग से, आपको रेलवे फ्रेट लगाना है, फिर जो लोडिंग अनलोडिंग ये सारे प्रोविजन है वो सब करना है, तो वी नीड पीपीपी मॉडल। ओके नेक्स्ट न्यूज,
नेक्स्ट न्यूज इन द सर्च ऑफ द जॉब। तो अभी देखिएगा जो अभी जॉब का कंडीशन है, इन्होंने डिस्कस किया कि काफी मतलब निगेटिव है, जो जॉब चाहिए होगा वो काफी निगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है। फिर इन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है उसका एक तरीके से अगर स्किलिंग न किया जाए तो उसमें भी निगेटिव इम्पैक्ट होगा। ऑलरेडी एक दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा जॉब मिलता है इंडिया में, उसका कंट्रीब्यूशन कम है, ऑलरेडी जॉब्स लेस होते जाते हैं। अगर आप सर्विस सेक्टर में शिफ्ट डायरेक्ट एग्रीकल्चर से करते हैं तो जो जॉब होगा परसेंटेज वो क्रिएट नहीं हो पाता है। क्लियर हुआ था उस दिन। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग में भी दो तरीके का मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक होता है लेबर इंटेंसिव, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। हम लोगों ने बात किया था कि लेबर इंटेंसिव जैसे कि लेदर इंडस्ट्री हुआ, एप्रिल इंडस्ट्री हुआ जो कपड़ा बनाने वाला, कॉटेज इंडस्ट्री हुआ, ये सब चीजों में अगर ज्यादा हम ध्यान दें तो जो एम्प्लॉयमेंट है दैट विल बी मच बेटर, जो कंडीशन है। दूसरी चीज ये भी हम देख सकते हैं कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, और मैन्युफैक्चरिंग में भी नहीं जा रहे हैं, अगर स्किल की बात करें, न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है तो वहां पे स्किलिंग भी साथ साथ करते रहे तो जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा टेक्नोलॉजी का, स्किलिंग करके उसको हम लोग भरपाया कर सकते हैं, उसको कंपनसेट कर सकते हैं। चीजें क्लियर हुई? यही यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज की जो बात हो रही है कि प्रॉब्लम विद द सब कास्ट कैटेगराइजेशन। यहाँ पे बात हो रही है कि अभी डिस्कशन हो रहा था कि कंटिन्यूअसली जो रिजल्ट आता है तो देखते हैं कि किसी किसी कोई पर्टिकुलर कास्ट होता है उसके कंटिन्यूअसली नाम ज्यादा होते हैं। आप देखते होंगे जैसे एक काफी डिस्कशन चलता है जो मीना कम्युनिटी है, एससीज में मीना कम्युनिटीज, एससीज नॉट एसटीज में, एसटी में वो लोग आते हैं, एसटी में जो मीना कम्युनिटी है वो मैक्सिमम रिजर्व सीट को ले जाती है। अब डिस्कशन ये चलता है कि जब ऑलरेडी दे आर द डेवलप्ड, उनको एसटी कैटेगरी में रख दिया। अब एसटी कैटेगरी में एक ही में करीब 500 से ज्यादा एसटी कैटेगरी हैं। अब ये दिक्कत है, जब एक कैटेगरी स्ट्रांग हो गया तो और कैटेगरी उससे फाइट ही नहीं कर पाएंगे। होता है ना कि एक कैटेगरी के अंडर में ही देयर इज द मेनी लेयर्स। जैसे मानिए एक कैटेगरी के अंडर में हमने यहां से यहां तक ऐसा मान लिया कि दिस इज द कैटेगरी फॉर द एसटीज, ठीक है। अब इसी में देखिएगा एक काफी वेल ऑफ है, ऑलरेडी एजुकेटेड है, उनके पास कैपिटल भी है, जमीन भी है, सब कुछ है। इन्हीं में देखिएगा दूसरे जो है, लेकिन औरों की तुलना में जो जनरल थे उनकी तुलना में ये बैकवर्ड थे। जो नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी है उनसे ये अलग थलग थे, लेकिन हो सकता है कि ब्रिटिशर्स के ये काफी करीब रहे हो, ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉलिसी बनाया हो तो ये लोग आगे हो गए हो डिस्पाइट बीइंग द एससी एंड एसटी। तो ऐसे देखिएगा इसी में कई लेयर्स हैं। अब इसी में जो एक लेयर्स है जो वेल ऑफ है, अब इनकी पूरी कैटेगरी की हमने एससी कैटेगरी की अलग से दे दिया है कि 7% फॉर द एसटी हमने दे दिया कि अगर 100 सीट है तो 7 सीट इस कैटेगरी में होगी, 1000 सीट है तो 70 सीट इस कैटेगरी में होगी। अब दिक्कत है कि इनके बीच एक काफी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, और वो इस 70 में से 40 से 50 सही लेके जाती है। अब यहाँ पे जो 200-300 सब कास्ट हैं, दे गेट नथिंग। तो ऐसे में अब डिस्कशन होने लगा है कि देयर शुड बी द सब कैटेगराइजेशन, कि इनकी आप अलग ही कैटेगरी बना दीजिए, इनकी अलग ही कैटेगरी बना दीजिए। तो अब ये राइटर कह रहे हैं कि ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? ये वाला सही है? आपको क्या लगता है? दिस विल बी फ्रूटफुल? सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्यों सब कैटेगराइजेशन की बात हो रही है, कि एक कैटेगरी में आप और भी सब कैटेगरी बनाए? नहीं पॉसिबल है। इस सोल्यूशन दे देगा? जो दिक्कत हो रही है कि एक ही वेल ऑफ लेके जा रहा है, विल इट बी पॉसिबल? डिस्कशन ये चला, इनका मानना है कि ये इम्पैक्टफुल नहीं होगा। इनका मानना है कि इसलिए नहीं इम्पैक्टफुल होगा क्योंकि ऑलरेडी 4000 कास्ट है, सीट आ रही है यूपीएससी की 700। 4000 में आप कैसे डिवाइड करेंगे? अगर आप ऐसे कैटेगरी करने लगेंगे फिर तो होगा कि जो पीछे है वो हमेशा कभी ना कभी पीछे होगा। अधिक से अधिक आप 2-3 ग्रुप बनाएंगे ना, लेकिन उसमें 500 है, 500 में हमेशा 4-5 हो जाएंगे जो सब लेके जाएंगे। या तो आप धीरे धीरे डिमांड बढ़ते जाएगा, आपने 3 कैटेगरी बनाया, 3 कैटेगरी के बाद भी लोग कहेंगे कि अरे हम 3 कैटेगरी में भी तो होगा कोई ऊपर नीचे, सब बराबर थोड़ी होंगे। तो फिर उस अंदर कैटेगरी में डिस्कशन होने लगा कि अलग बनाइए। फिर ये जब तक हर जात को नहीं बांट दिया जाएगा तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा।
तो ये दिक्कत होगी कि आप इतना ज्यादा डिवाइड करेंगे कि एक तो फिजिबल ही नहीं होगा। 4,500 सीट, 4,000 कास्ट। अब एक कास्ट को आप कभी आधा सीट देंगे, 2 सीट देंगे, ऐसे बढ़ जाएगा। तो जॉब हो जाएगा डिवीजन ऑफ द कैटेगराइजेशन। 700 सीट को 700 भागों में डिमांड करना पड़ेगा। और 700 में ऐसा नहीं होता है कि आईएएस में सबको आईएएस से मिल जाता है, 100 को आईएएस मिलता है। अब 100 सीट आईएएस का 4,000 कास्ट तो नहीं पॉसिबल है। तो इन्होंने कहा है कि इंस्टेड ऑफ सब कैटेगराइजेशन गवर्नमेंट करे कि क्यों वो पीछे रहते हैं। पहला दिक्कत ये है कि पहले से उनके पास एजुकेशन नहीं है। दूसरी चीज है कि उनके पास पैसे नहीं है कि उस लेवल पे पढ़ाई कर सकें। जैसे है ना कि अलग अलग लेवल पे एजुकेशन मिल रहा है, किसी को बहुत बड़े बड़े शहरों में मिल रहा है, किसी को बहुत छोटे शहरों में मिल रहा है, और किसी को तो अपने गांव में मिल रहा है और किसी को जंगल में मिल रहा है। आर यू गेटिंग ना? तो ऐसे में इक्वालिटी लाने के लिए गवर्नमेंट 2 चीजों पे ध्यान दे। पहला कि उनको एसेट प्रोवाइड करे, थोड़ा धन प्रोवाइड करे ताकि वो बच्चे पढ़ सके। दूसरा उनको एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। 2 चीजें इन्होंने कहा। जो अंबेडकर ने शुरू का किया था डिमांड, तो उन्होंने बनाया था पहली चीज कि लीगल बेसिस पे सेफगार्ड दिया जाए, कि रूल कानून बना दिया जाए। रूल कानून बनाने से ये होगा कि कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि एससी या एसटी कम्युनिटी को बनाने के लिए लीगल सेफगार्ड क्या है, कुछ याद आ रहा है आपको? लीगल सेफगार्ड बहुत सही, वो तो है ही है। वही लीगल का मतलब कि एक्ट होना चाहिए, कानून, कानून के द्वारा उनका है ना। जैसे आपने कहा कि SC/ST प्रिवेंशन फ्रॉम द एट्रोसिटीज एक्ट जो है 1989, 1989। हाँ, क्या खत्म करने के वजह? नहीं, कास्ट खत्म तो सभी चाहते हैं। ऐसे तो अगर आप रिजर्वेशन नहीं देंगे तो हो जाएगा खत्म, आपको लगता है? रिजर्वेशन तो 50 सालों से है ना, 3,000 सालों से नहीं था तो हो गया खत्म। 3,000 साल तब तो और ज्यादा था, तब तो और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन था। हाँ, तो रिजर्वेशन या ये सब चीजों से कास्ट तो नहीं खत्म होगा, तो मेंटल चीज है। लेकिन रिजर्वेशन या लॉ बनाने से ये होता है कि उनके खिलाफ जो एक्सप्लॉयटेशन था वो कम हो जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि उनको देखिए, ऊपर जो चले गए उनको तो घटा के आप नीचे कर नहीं सकते, जो नीचे उन्हीं को आप ऊपर ले जाएंगे, यही है ना। तो ये होता है धीरे धीरे, इनको भी ऊपर, इनको भी ऊपर, ये भी थोड़ा सा पुश किया जाए तो ये भी ऊपर हो जाएंगे। तो मेन रिजर्वेशन या जो भी हमारी पॉजिटिव जो भी हम स्कीम बना रहे हैं, उसका मेन यही है कि एक तो इनके खिलाफ जो अत्याचार होते आ रहे हैं। देखिए अत्याचार क्यों होगा? जो पहले से डोमिनेंट कास्ट है वो ऑलरेडी, आपके पास पावर कैसे देखा जाता है कि आप जितने भी पावरफुल पोजीशन है उस पे हो। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में आपका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो, ऑलरेडी आपके पास जो बिजनेसेस हो वहां पे काफी रिप्रेजेंटेशन हो, लैंड आपके पास ज्यादा हो, धन दौलत ज्यादा हो, यही सब चीजें देखी जाती है ना। तो जो कास्ट, अपर कास्ट जो है, ऑलरेडी उनके पास सब चीजें पहले से हैं, क्योंकि पहले कास्ट सिस्टम ही इसी अनुसार बनाया गया था कि जितने भी अच्छे पोस्ट थे ऑलरेडी रिजर्व फॉर देम। जैसे होता था ना कि जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड थे एक कास्ट को था, जितना भी अगर लैंड से रिलेटेड या सुरक्षा से रिलेटेड पोस्ट था वो उनके पास था, बिजनेस से रिलेटेड पास पोस्ट किसी के पास था, और जो मैक्सिमम मेजॉरिटी 80% थी उनको खेत में काम करने के लिए लगा दिया गया था। तो अब आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन लगाने से कास्ट का जो कॉन्सेंस है वो बढ़ जाता है, ये तो बात सही है। लेकिन दिक्कत ये है कि न लगाए तो खत्म हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। इतना लगाने के बाद भी अभी रिपोर्ट आया है, उसमें यह है कि जो इंटर कास्ट मैरिज अभी भी सिर्फ 5% है। 100 में सिर्फ 5 लोगों का इंटर कास्ट मैरिज हो रहा है, 95% लोग अपने ही कास्ट में शादी कर रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका तो यही है ना कि आप कास्ट इंटर कास्ट मैरिज स्टार्ट करवा दीजिए। वो भी अब आप देखिएगा कि इंटर कास्ट मैरिज भी बड़ा अजीब टाइप का हो रहा है कि आजकल आप पेपर पढ़िएगा जहाँ पे इश्तिहार आता है, नहीं ब्राइड नीडेड, ग्रूम नीडेड, तो वहाँ पे बड़ा अब अलग तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर अपर कास्ट है तो उसको ओबीसी तक चलेगा, होता है ना कि ये चलेगा उसके नीचे नहीं चलेगा। अरे गेटिंग ना, कि उसमें भी एक नया कैटेगरी का डिस्क्रिमिनेशन आ गया है कि जो इंटर कास्ट में मैरिज है कि एक लेवल तक है। तो कहीं ना कहीं इंटर कास्ट मैरिज जो 5% है उसमें भी एकदम क्लियर कट नहीं है कि कहीं पे भी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो दिक्कत ये है कि जब इंटर कास्ट मैरिज नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन ही नहीं है, लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। अभी भी प्राइड होता है कास्ट के नाम पे। जब आप कास्ट के नाम पे प्राइड करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी तो कास्ट का बढ़ावा देते हैं। आप अपर कास्ट को देखिएगा,
ईमेल आईडी ये सब चेक कीजिएगा. दे आर वेरी मच कॉन्सर्न अबाउट द सरनेम, क्योंकि दे हैव प्राइड विद दैट. तो आप कहीं पे भी रूम लेने जाइएगा, जरूर आगे का पूछा जाता है कि आगे क्या है ना. आप नाम बता दीजिएगा तो पूछेंगे आगे क्या है, ठीक है ना. तो दिस आर द थिंग दैट इज स्टील इन टू द माइंड. तो अगर आप रिजर्वेशन में जब आप थोड़ा सा पोस्ट दे दे, थोड़ा सा उनको भी एजुकेशन कर दे, तभी तो होगा. वरना लिंक भी होता है ना ऑलरेडी. देखिए रिजर्वेशन नहीं भी दे तो इक्वालिटी तो है नहीं ऑलरेडी. एक आदमी, या तो मैंने इस एक दिन और बोल रहा था कि जब आजादी हुई तो उसी दिन बैठ के सारा सबका पैसा छीन लिया गया होता, सबके जमीन छीन लिए गए होते और सबको बांट दिया गया होता बराबर. उसके बाद से आप इक्वल एग्जामिनेशन चला देते तो उतना विरोध नहीं होता. पैसे भी सेम हो गए होते, लैंड भी सेम हो गया होता. जब आप आजादी के बाद या किसी भी पॉइंट पे चीजें जैसे पीछे से आ रही वैसे ही लेके चल रहे, तो जो पहले से बेनिफिट उठा के लेके आ रहे हो तो हमेशा जो एकदम हाईयर पोजीशन पे होंगे ना. आर यू गेटिंग ना. तो इसीलिए रिजर्वेशन के लिए अंबेडकर का था कि पहले हम लीगल सेफगार्ड दें. जैसे लीगल सेफगार्ड के लिए आपने बताया कि कानून है प्रोटेक्शन ऑफ द SC/ST फ्रॉम द एट्रोसिटीज एक्ट, ये है ना. तो वो है. यूपीएससी ने पूछा भी, अभी एक दिखाता हूं. फिर उन्होंने कहा कि ये केवल लीगल सेफगार्ड से नहीं होगा जब तक हम एजुकेशन, जॉब एंड प्रॉपर्टी में नहीं देंगे. तो इसीलिए इसको सप्लीमेंट करने के लिए हमने ये सब रिजर्वेशन लेके आया. ओके. उसके बाद भी जो ओनरशिप ऑफ कैपिटल है, आपको कोई नहीं इंडस्ट्री में मिलेगा जो दलित कास्ट से है. आप दिखा दीजिए ना, रिजर्वेशन नहीं है. जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, नन ऑफ देम आर फ्रॉम द दलित और द लोअर कास्ट, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं. अभी भी कैपिटल आप देखिएगा तो 90% मैक्सिमम अपर कास्ट के पास ही है. तो दिक्कत ये है ना कि रिप्रेजेंटेशन और जो ओनरशिप है दैट इज विद द माइनॉरिटी अपर कास्ट. अपर कास्ट का जो पॉपुलेशन कितना है परसेंटेज, 15% से भी ज्यादा नहीं है. जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट या जितने भी रिपोर्ट आए हैं 15% से कम ही बताया है. और उस समय जब रिपोर्ट आया था तो 15% होने के बाद भी जो रिप्रेजेंटेशन था वो 50% के आसपास था. ठीक है, वो 40 साल बाद आया था रिजर्वेशन देने के बाद. 1979 में उसका गठन हुआ था. रिपोर्ट देते देते उन्होंने लेट लगा दिया था. तो 30-40 साल बाद भी दिया था तो 3 गुना 4 गुना रिप्रेजेंटेशन था. अभी जॉब में, ओनरशिप में तो बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन था. चीजें क्लियर हो रही हैं. तो इन्होंने कहा है कि चीजें इसको हटाने के लिए थी, लेकिन चीजें अभी भी सही नहीं हो पाई हैं. जो वेल ऑफ कम्युनिटी है उन्हीं कैटेगरी में, वो मैक्सिमम को अभी भी ले जा रही है. तो इन्होंने कहा कि अलग से गवर्नमेंट जो मेन फोकस करे, एजुकेशन पे फोकस करे, और जो कैपिटल और एसेट है वो उनका थोड़ा सा उनके पास भी जाए, इस पे फोकस करे, तब चीजें होगी. वरना सब कैटेगराइजेशन में दिक्कत रहेगा हमेशा. हमेशा जो सबसे नीचे है उनको तो हमेशा दिक्कत रहेगा ना कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है. इज इट क्लियर. एक यूपीएससी ने बहुत सही क्वेश्चन पूछा था, इजी है, एक बार दिखाता हूं. आज यही रहेगा क्वेश्चन, आप लोग लिख के लाइएगा. ये वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 मेजर लीगल इनिशिएटिव बाय द स्टेट सिंस द इंडिपेंडेंस एड्रेसिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब. 150 वर्ड 10 मार्क्स. आज का यही है. 2017 में ये पूछा था. लीगल इनिशिएटिव बाय द स्टेट. What are the 2 legal initiatives by the state since independence addressing discrimination against scheduled tribe? 150 words 10 marks. 2017 का ये क्वेश्चन है. बहुत इजी क्वेश्चन है. हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं इसको आराम से, जितना डिस्कस किया है. एक दिन फॉरेस्ट राइट एक्ट को भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, क्या राइट है, वो भी लीगल राइट है, 2005 में लाया था. ठीक है, 2 राइट ये सब डिस्कस कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट ही है, स्पेशल डॉक्यूमेंट है पर वो भी लीगल है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि स्टेट सिंस द इंडिपेंडेंस, तो मेनली आप 2 एक्ट जो लाया गया है 1989 में,
प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट 2005, ये मेन बेसिस रहेगा। उसमें और भी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, जो लैंड राइट्स एक्ट है और फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो उन पे प्रोड्यूस पे उनका जो राइट हमने दिया था, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। राइट टू एजुकेशन भी उनके लिए एक तरीके से है चीज़ें, ठीक है। ये सब चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। इन्होंने साफ साफ 2 मेजर पूछा है, तो आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, इसी दो को अच्छे से एक्सप्लेन करना। समझ में आ गई चीज़ें? ये तो हम लोगों ने कंटिन्यूसली डिस्कस किया। नेपाल में जो अनस्टेबिलिटी है, 3 पार्टी के बीच में पावर डिवीजन है। मैं नहीं, यहाँ पे एकदम विरोधी थे ना पहले, नेपाली कांग्रेस के ही खिलाफ वो लड़ रहे थे। जब ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का गठन हुआ था, तो वो नेपाली कांग्रेस ही मेन उस समय पावर में थी। अब एकदम एकदम कट्टर कट्टर दुश्मन मिल गए हैं ना, तो दिक्कत ये आ जा रही। तो एक दूसरे को वो करते थे। फिर वहां पे पावर को लेके काफी वो है, पावर उसको लेके। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ये सब बहुत डिस्कस किए हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जो अभी यूके में इलेक्शन हुआ है, 40% एमपीज वहाँ पे वीमेन है। लेकिन इंडिया का जो हुआ है 13% हमने देखा था, एंड वो काफी कम था। अभी इम्प्रूव होके इतना गया। हमने देखा है कि स्टार्टिंग में 2004 तक 5-10% था, फिर 2004 से 2014 के बीच में 10 के आसपास गया था, ठीक है। 11 क्रॉस किया, फिर उसके बाद हम देखें 2014 वाले इलेक्शन में 12 और 14 हो गया। तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन का इश्यू काफी ज्यादा है, और इसीलिए हम देखते हैं कि वुमेन्स की स्थिति भी इंडिया में अभी वैसी ही है, और पेट्रियार्कल सोसाइटी का नेचर है वो बदल नहीं रहा है। जो वुमेन्स रिलेटेड वायलेंस है वो वर्ल्ड में इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट है। अभी बीच में एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बताया था, नहीं बोला था कि एकदम रेप का कंडीशन सबसे ज्यादा है। तो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, वीमेन्स का पोजीशन एकदम वीक है, दैट्स व्हाई दीज आर द थिंग। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में हमने रिजर्वेशन दे दिया है, लोकल बॉडीज में ऑलरेडी है, लेकिन हम स्टेट लेजिस्लेचर एंड जो पार्लियामेंट है उसमें हम इनके रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। हमने 106 अमेंडमेंट लाया है जिससे हम इनको चेंज कर रहे हैं। ओके, सबसे ज्यादा इस समय जो रिप्रेजेंटेशन है तृणमूल कांग्रेस का है, 38% इनका है। ओके, ओवरऑल वर्ल्ड में इन्होंने एग्जांपल दिया है कि मैक्सिमम जो कंट्रीज है अभी जिनका रिजल्ट है, मैक्सिमम में 40% के आसपास है। यूएस में 29% है। तो यूएस, फिर भी यूएस का देखिए कितना भौकाल है, 29% है। एक बार ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो हमारे पार्लियामेंट को एड्रेस करने के लिए आए थे, जब इंडिया के विजिट पे थे। तो जब इंडियन पार्लियामेंट में गए तो उस समय 10 से भी कम था, और उसमें भी वीमेन बहुत कम पार्टिसिपेट करती हैं। तो उसमें वो गए तो वो अंदर जाके मजाक कैसे उड़ा दिया, पूछा कि मनमोहन सिंह से कि डू यू हैव सेपरेट पार्लियामेंट हाउस फॉर द वीमेन। मतलब उसको लगा कि ये सिर्फ मेल का है, वीमेंस का अलग होता है। वीमेंस थी ही नहीं, जब गए एड्रेस करने पार्लियामेंट में तो वीमेन थी ही नहीं, तो मजाक उड़ा दिया ऐसे कह के। तो आज यू गेटिंग ना कि क्या स्थिति है इंडिया में। लेकिन फिर भी उनका भी तो 29% है, लेकिन हमसे फिर भी 2 गुना से ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कर रहे हैं, पब्लिक सिक्योरिटी बिल स्टिपुलेट्स व्हाट डज स्टिपुलेट्स। अभी हम लोग इसको भी डिस्कस कर रहे हैं कि नक्सलाइट को लेके जो हम लोग एक दिन डिस्कस कर रहे थे, इन्होंने बिल लाया है और बोला है कि जो नक्सलाइट है वो अर्बन एरिया में ज्यादा अपना शेल्टर पा रहे हैं, तो अर्बन नक्सल डिक्लेयर कर दिया जाए। ये बोल रहे हैं कि जो रूरल एरिया में नक्सल है वो कभी भी भाग के जाते हैं अर्बन एरिया में, वहां पे किसी के वहां शेल्टर लेते हैं, वहीं पे अपनी एक्टिविटी ट्रेनिंग देते हैं, पैसा भी इकट्ठा करते हैं, फिर रूरल एरिया में आके वो नक्सलिज्म को प्रमोट करते हैं। दिक्कत ये है कि इस वाले एक्ट में काफी ज्यादा पावर दे दिया। ऑलरेडी जो यूएपीए है उसका बहुत ज्यादा मिसयूज है। इनमें इन्होंने यह भी नहीं बताया कि वारंट चाहिए, कोई रीजन बताए। होता है ना कि आप जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो रीजन बताते हैं, ये सब चीजें हटा दिया इसमें। ओके, और ऑलरेडी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है, बेल मिलना काफी मुश्किल होगा। तो दीज आर द प्रोविजन इसके कारण। और ऑलरेडी जब यूएपीए है आपको पावर देता है टू अरेस्ट देम अंडर द एंटी नेशनल एक्टिविटीज, तो व्हाई यू आर ब्रिंगिंग ए न्यू एक्ट, और इसमें पुलिस को काफी पावर दे रहे हैं। ठीक है, जो यूएपीए है उसमें ये था कि उसमें जज को बैठा के डिसाइड करना पड़ेगा कि
डिक्लेरेशन किसी भी बॉडी को वो हम अनलॉफुल एसोसिएशन करें कि नहीं, टेररिस्ट ग्रुप करें या नहीं करें। इनमें इन्होंने कहा कि एक कमिटी बैठा देंगे 3 पर्सन का। इन्होंने कंपलसरी नहीं बताया कि जज होंगे, इसमें बताया कि वो क्वालिफाइड जज पोस्ट के लिए होगा। आर यू गेटिंग ना? तो कहीं ना कहीं ये अपने आदमी को बैठा देंगे जो वकील हो, इनके पक्ष में हो, तो उसको भी तो बैठा सकते हैं। केवल यहाँ पे लिखा है कि ही शुड बी क्वालिफाइड, बीन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड। यूएपीए में कम से कम इतना तो है कि जज होने चाहिए, हाई कोर्ट जजेज ही डिसीजन लेंगे। ओके। अर्बन नक्सल का भी है कि किसी पे आप चिपका सकते हैं, इंडिविजुअल को लेबल कर सकते हैं, तो इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो सकता है। ओके। यहाँ पे बिना वारंट और बिना किसी का चार्ज बताया भी आप वो कर सकते हैं। दी ज्यादा थिंग इसके हो रहा है कि मिसयूज ज्यादा होगा। जो पुलिस पर्सनल है उसके हाथ में ज्यादा पावर देगा, और गवर्नमेंट वहाँ की जो भी होगी वो अपने अपोजिशन में जो भी वॉइस उठेगा उनके खिलाफ ये सब ज्यादा करते हैं। मतलब मानिए कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, नॉर्मल सोशल एक्टिविस्ट है, उनको भी अर्बन नक्सलिस्ट डिक्लेयर करके अरेस्ट करके फ्री में कई महीने तक जेल में डाल सकते हैं। दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नो। क्लियर है ना? दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज। आगे नालंदा से रिलेटेड है, नालंदा पे हमने डिस्कस किया था एक दिन, तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना? कि कौन कब बनाया था एंड क्या उसके वो अगेंस्ट में है, कि क्या एक है कि बख्तियार खिलजी ने उसको तोड़ फोड़ दिया था, जो भी उसका डिस्ट्रॉय किया था। इस पर डिफरेंट मत है, तो एक दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो फेमस पर्सनालिटीज हैं इन लोगों के बारे में एक बार सर्च करके इन्होंने जो बुक लिखा है वो एक बार ध्यान दीजिएगा। उस सेशन में हम लोग सब ये सब डिस्कस किए थे। ओके, so this is all about from the today's discussion. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. Okay, कल मिलते हैं फिर।